हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। तो इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। आज 6 नवंबर 2021 की शाम और इसके पहले कि हम एपिसोड की शुरुआत करें, आप सबको दिवाली, नए साल की शुभकामनाएं और जो लोग छठ पर्व सेलिब्रेट करने वाले हैं, आप सबको एडवांस में छठ पर्व की शुभकामनाएं भी। आज की बात हमने लास्ट वीक में कहा था कि हम ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या जिससे हम अपने बॉडी की एजिंग प्रोसेस को थोड़ी स्लो कर पाएँ और क्यों स्लो करना है इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना चाहूँगा। तो एक है लाइफ स्पैन, जीवन काल। और आजकल बात चल रही है हेल्थ स्पैन की। तो मान लीजिए अगर आपका जीवन काल 60 साल का है, 70 साल का है, उसमें कितने साल आप बीमारी से मुक्त रहकर अपनी ज़िंदगी का पूरी तरह से एन्जॉय कर पाए, वो हुई आपकी हेल्थ स्पैन। ओके, तो जीवन काल नहीं, वो स्वास्थ्य काल हुआ। तो अभी हम अपने स्वास्थ्य काल को, हेल्थ स्पैन को कितना इंप्रूव कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, इससे रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। शुक्रिया कहना चाहूँगा डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर साहब का, जिनको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ और ये हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन का फंडा उनका ही दिया हुआ है। डॉक्टर मार्क हाइमन, ध्रुव पुरोहित, इन सब लोगों से उनकी किताबें पढ़ के, उनके पॉडकास्ट सुन के, उनके आर्टिकल्स, ब्लॉग्स पढ़ के ये सब कुछ चीज़ें निकाली हैं जो आपसे आज शेयर करने वाला। तो वापस एक बार बताना चाहूँगा कि आज जो हम फोकस करने वाले हैं कि हम अपनी लाइफ में ऐसे बिना पैसे खर्च किए क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे अपनी एजिंग को हम स्लो कर सकें। मतलब धीरे से बूढ़ा होना है, स्लोली बूढ़ा होना है, सडनली बूढ़े नहीं हो जाना है। तो हमारी बॉडी जो है, इसमें एक नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, 2 चीज़ें चलती रहती हैं हमारी बॉडी में। नए सेल्स बनते रहते हैं और पुराने सेल मरते रहते हैं और ये जीवन क्रम जो है ये चलता रहता है। तो ये जो सफाई है पुराने मृत कोशिकाओं को साफ करने का, ये डेली एक्टिविटी हमारे शरीर में चलती रहती है। बट जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो क्वालिटी ऑफ सेल्स, जो नए सेल बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी धीरे-धीरे कम होती जाती है बिकॉज़ हमारे शरीर में एजिंग की वजह से डीएनए डैमेज होता है। इसके बारे में हम पहले भी बातचीत काफ़ी कर चुके हैं। तो जैसे-जैसे आपके शरीर में अच्छी क्वालिटी के सेल कम होते जा रहे हैं और डैमेज सेल की संख्या बढ़ती जाती है, तो एक कॉन्सेप्ट है सेल्युलर डैमेज कंट्रोल, कि आपकी सेल की डैमेज अ, उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आती है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में बात करने की, ऑटोफेजी। 2016 में योशिनोरी ओसुमी को ये नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑटोफेजी, ऑटो खुद को, फेजी मतलब खाना। तो हमारे शरीर में जब भी हम फास्टिंग के इंटरमिटेंट फास्टिंग, खासकर 16 घंटे 18 घंटे की फास्टिंग जब भी आप करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑटोफेजी किक करती है। ऑटोफेजी क्या करती है? शरीर में जो कम काम करने वाले सेल हैं उनकी रिपेयर करना या फिर उनकी सफाई करना। तो अ, जो बहुत पुअर फंक्शनिंग सेल्स हैं वो ऑटोफेजी में साफ हो जाएंगे। ये ऐसा है कि सुबह सुबह रोड की सफाई जैसे हमारे सफाई कर्मी कर रहे होते हैं उस तरह से सफाई करना। जो सेल्स डैमेज कंट्रोल के बियॉन्ड है, जिनको सुधारा नहीं जा सकता, उनको मरना होता है, एपोप्टोसिस होती है और ये नेचुरल साइकिल है जो चलती चलती रहती है। याद कीजिएगा, एपोप्टोसिस जो है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये हमारे शरीर को ट्यूमर से भी बचाती है। बट कई हालत में ऐसे हो जाता है कि ये डीएनए डैमेज और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ वाले जो कैंसरस सेल होते हैं वो मरते नहीं और चलते रहते हैं। तो ऑटोफेजी जिसकी हम मेनली बात कर रहे हैं वो किक इन करती है रिपेयर की आपके शरीर में, और एपोप्टोसिस जो है वो मृत जो सेल हैं, जो नॉन फंक्शनल हैं कंप्लीटली, जिनका रिपेयर नहीं किया जा सकता, उनकी सफाई करते हैं। अभी देखिए, एजिंग जो है इसको एक स्ट्रेसर बोला गया है। उम्र बढ़ना, तो उम्र जैसे जैसे आपकी बढ़ती है आपके शरीर में स्ट्रेसर कौन से हैं मैं बताता हूँ इनके बारे में। जैसे एक प्रोसेस्ड खाना खाना, पैकेट से निकला हुआ खाना एक स्ट्रेसर है। चीनी बहुत बड़ा स्ट्रेसर है हेल्थ के लिए। आज ही डॉक्टर पीटर डायमंडिस, जो कि एक एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर और इंजीनियर साथ में हैं, उन्होंने बोला है कि इंसान अगर एक हेल्थ एडवाइस, एक टिप उनको चाहिए कि अपने जीवन को और हेल्थ को सुधारें, तो चीनी जितना कम अपने खाने में कर पाए, चीनी को हटा दें खाने से, तो हेल्थ पे सबसे अच्छे परिणाम दिखने में मिलेंगे। तीसरी है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज, खाने में हमेशा प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन ना मिल पाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे बैठे काम करना, सोए रहना ज़्यादा, और तनाव, जो स्ट्रेस है हमारे लाइफ में, मेंटल हो, फिजिकल हो, काम से हो या घर से हो, जैसे भी। साथ के साथ वातावरण, बहुत सारे केमिकल टॉक्सिन्स हैं। पॉल्यूशन की बात कर लें आप, या फिर केमिकल एक्सपोजर्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, कितने सारे केमिकल्स हमको मिलते रहते हैं। इन सब की वजह से हमारे शरीर में विभिन्न तरह की इन्फ्लेमेशन होती, सूजन होती है। और
जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती रहती है, हमारी बॉडी में डीएनए डैमेज होते रहते हैं, क्योंकि हमारी जो डीएनए को जो स्ट्रैंड है उसको इंटैक्ट रखने वाली जो टेलोमेरेज एंजाइम है वो कमज़ोर होते जाते हैं, और जो डीएनए स्ट्रैंड खुलती रहती है तो आप एक डीएनए डैमेज सेल से जो दूसरी सेल बनी वो भी डैमेज होती, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। तो अभी तो डॉक्टर मार्क हाइमन एक टर्म की बात करते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन और एजिंग को दोनों को मिला के इन्फ्लेमेजिंग बोलते हैं, कि एक तो एजिंग की वजह से आपको स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं, प्लस आपके शरीर में सूजन है, और ये आपके सेल की जो मेंटेनेंस प्रोग्राम है उसको स्लो कर देता है। तो आपकी बॉडी में क्लीनिंग जो है, मरे हुए सेल्स की रिपेयर वो कम हो जाएगी, डिस्ट्रॉइंग ऑफ ओल्ड सेल्स कम हो जाएंगे। तो एक नए तरह के सेल बनना चालू होते हैं, सेंसेनेंट सेल्स। अब ये जो कि ना पूरी तरह से काम कर सकते हैं, डिवाइड नहीं हो सकते, जिंदा हैं लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है। तो ये ऐसा है कि क्रिकेट टीम में ऐसे 2-3 प्लेयर कभी निकल जाए जो कि कंट्रीब्यूशन ना करें, न पूरे मरे हैं न पूरे जिंदे हैं, बट टीम का पार्ट बन के चल रहे हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में डिफरेंट ऑर्गन्स में बैठे रहते हैं, इन्फ्लेमेशन रिलीज करने वाले साइटोकाइंस रिलीज करते रहते हैं, और जो इम्यून सिस्टम है उसको अट्रैक्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम आके उनको मारने की कोशिश में बाकी साथ में मौजूद दूसरे सेल्स को, दूसरी कोशिकाओं को मारते हैं। तो इनको ही जॉम्बी सेल्स बोला गया है। जॉम्बी, जैसे आपने वो मूवीज़ वो हॉरर वाली देखी होगी कि एक मर गया और फिर वो मरने के बाद जिंदा हो जाता है, जिंदा नहीं होता, भूत रहता है, और वो दूसरों को भी जॉम्बी बनाता रहता है। तो ये हाफ अलाइव हाफ डेड वाली हालत है, आधा मृत आधा जीवित। बट ये मरते नहीं हैं, बट आसपास के सेल को डैमेज करते रहते हैं और उनको भी जॉम्बी सेल्स बनाते रहते हैं। तो हंसी नहीं, इसमें काफ़ी सीरियस बात है कि इम्यून सिस्टम इन जॉम्बी सेल्स को ख़त्म करते 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 एक थकान की हालत पे आती है और जॉम्बी सेल्स जमा होने लगते हैं। कहाँ जमा होते हैं जॉम्बी सेल्स? मतलब आधे मृत आधे जीवित, मतलब फुल्ली फंक्शनल सेल्स नहीं है वो। तो आपके जॉइंट्स में जमा होते हैं, आपकी आर्टरीज में, धमनियों में जमा होते हैं, आँखों में जमा होते हैं, लिवर में जमा होता है, ब्रेन में जमा होता है। तो अगर आपकी जॉइंट्स में जमा हो रहे हैं तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलती है। आर्टरीज में आई तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज आते हैं। आँखों में तो आपको मोतियाबिंद कैटरेक्ट देखने को मिलती है। लिवर में तो फैटी लिवर के लक्षण देखे जाते हैं। और ब्रेन में अगर जॉम्बी सेल्स ज़्यादा जमा हो रहे हैं तो आपको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर्स ये देखने को मिलती है। जॉम्बी सेल्स डिवाइड नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन ऐसे साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं जो कि सूजन को बढ़ाते हैं, और ये कैंसर के रिस्क को भी बढ़ाते रहते हैं। तो डराने की बात नहीं है, बट ये साइंटिफिक रिसर्च है। अभी इन जॉम्बी सेल्स से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो जैसे हमने बोला ना, सेनेसेंट सेल्स, तो इनको मारने वाले को सेनोलाइटिक केमिकल्स और कंपाउंड्स बोलते हैं, जो कि सेनेसेंट सेल्स को मार सके, उन जॉम्बी सेल्स को मार सके जो कि पूरा काम नहीं कर रहे। इसमें अगर किसी खास केमिकल दवाई की बात करें तो मेटफॉर्मिन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डायबिटीज़ के लिए प्राइमरी नंबर 1 दवाई होती है। मेटफॉर्मिन कैसे काम करती है अभी तक साइंस इसको प्रूव नहीं कर पाया है, लेकिन काफ़ी सेफ है, 20 साल से डायबिटीज़ की नंबर 1 दवाई है। और इसके एंटी एजिंग इफेक्ट जानवर में बहुत देखे गए। इंडियन नहीं, जो ह्यूमन रिसर्च है वो चालू है। और डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर तो डायबिटीज़ नहीं उनको, फिर भी वो मेटफॉर्मिन 500 से 1 ग्राम तक रोज लेते हैं, क्योंकि इंसुलिन की रेसिस्टेंस को भी कम करता है और आपके लिवर को एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज करने से रोकता है। तो आपकी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रहता है, एंड शायद यही लॉन्ग टर्म में आपकी एजिंग को भी स्लो करता है। बट क्या हम कुछ एक नेचुरल सेनोलिटिक्स की बात कर सके जो कि हमें खाने से मिल सके, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं हो, ना ही कोई दवाई खाना हो, और हमारी बॉडी को ये एक हॉर्मेसिस की स्ट्रेस में लेके जाए? हॉर्मेसिस क्या है कि एक अंग्रेजी कहावत नहीं थी, और हिंदी में बोलते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो ऐसी चीज़ जो आपको मारे नहीं वो अक्सर आपको मजबूत बनाती है। तो इसी को, अगर हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है तो हमें उसको हॉर्मेसिस की स्टेटस में ले जाना होगा, हॉर्मेटिक स्ट्रेसेस देने होंगे। ये आपकी बॉडी को स्ट्रांग और रिसिलिएंट बनाते हैं। और मैं आज जो चीज़ें बात करने वाला हूँ ये सब सेफ एविडेंस बेस्ड चीज़ें हैं, थेरेपी, जिसको ट्राई करके आप अपनी बॉडी में हॉर्मेसिस को ट्रिगर कर सकते हैं, जो कि जॉम्बी सेल्स को मारेंगे, क्रोनिक डिजीज़ के रिस्क को कम करेंगे, आपकी लाइफ स्पैन बढ़ाएंगे, साथ के साथ आपकी हेल्थ स्पैन भी बढ़ाएंगे। एंड थैंक्स टू डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर फॉर टीचिंग अस दैट वंडरफुल कॉन्सेप्ट। तो सेनोलेटिक फ्री वाली नंबर 1, पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स क्या होते हैं? ये प्लांट में
चमकदार, कड़क, जो हरे, पर्पल, रेड कलर के जो फ्लावर्स, प्लांट, फ्रूट्स होते हैं, वो पॉलीफिनॉल रिच होते हैं। तो पॉलीफिनॉल्स क्या है? ये एक तरह का डिफेंस सिस्टम है प्लांट्स का, कि कोई दूसरा जानवर उन पौधों को ना खाए, इसके लिए पॉलीफिनॉल्स वो अपनी बॉडी में बनाते हैं। और कई सारे पॉलीफिनॉल्स काफ़ी बिटर टेस्टिंग भी होते हैं, जैसे करेले की बात कर लें। कई तो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, एनिमल्स और मैन के लिए, ह्यूमन के लिए डेंजरस भी होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। जैसे धतूरे की बात कर लीजिए, भोले बाबा पे चढ़ता है। गाजर घास, पार्थेनियम, अकॉन का पेड़ जो होता है, जिसके दूध अगर आंख में डाले तो आदमी अंधा हो सकता है। अरंडी पॉइजनस होती है, अंडी जिसका कैस्टर ऑयल आप बताते हैं। फिरंगी पानी फूल जो काफ़ी फेमस है, वो भी पॉइजनस होता है। कनेल का फूल पॉइजनस होता है। ये हमारे आजू बाजू फैले हैं, और ये एग्जाम्पल है पॉलीफिनॉल्स को। तो क्या हमें उनको खाना है? बिल्कुल नहीं। हमें क्या खाना है? माइल्डर पॉलीफिनॉल, जो कि हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक जीन्स को ट्रिगर करें, जो कि हमारे शरीर की एंटीऑक्सीडेंट बनाने की जो क्षमता है उसको अप रेगुलेट कर दे, उसको बढ़ा दें। इससे क्या होगा? हमारे शरीर में सूजन कम होगी, हम जॉम्बी सेल्स को मार पाएंगे और एजिंग की प्रोसेस को स्लो कर पाएंगे। तो प्लांट बेस्ड मेडिसिन आयुर्वेद में तो ऐसे माइल्ड स्ट्रेसेस को, पॉलीफिनॉल रिच कंपाउंड्स को सैकड़ों हजारों साल से यूज किया जा रहा है। नाउ साइंस आल्सो इज प्रूविंग दैट। इसमें सबसे नंबर 1 पे आती है रिजर्वेट्रॉल। रिजर्वेट्रॉल रेड वाइन में मिलती है, बट रेड वाइन में इतनी कम मात्रा में होती है, इसलिए रेड वाइन को शायद फ़ायदेमंद भी बोलते हैं, कि आपको बहुत कितने लीटर पीने के बाद कुछ फ़ायदा होगा, तो मैं उसकी सलाह नहीं देता। कुछ सप्लीमेंट्स मिलते हैं, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके रिजर्वेट्रॉल सप्लीमेंट्स को चेक कर सकते हैं। ये SIRT1 जीन को एक्टिवेट करता है, जो कि शरीर में इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करती है और जॉम्बी सेल्स को मारने में मदद करती है। साथ के साथ एमटॉर पाथवे को टर्न ऑन करती है। एमटॉर पाथवे हम आगे और बात करने वाले हैं। कोई बात नहीं, रिजर्वेट्रॉल महंगी है, सप्लीमेंट नहीं मिलते हैं। नंबर 2 पे आती है करक्यूमिन, जो कि मैं आप रोज इस्तेमाल करते हैं। करक्यूमिन मिलती कहाँ है हमें? टर्मरिक में। ये टर्मरिक में पाए जाने वाला कंपाउंड है करक्यूमिन, जो कि एक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। सूजन कम करता है शरीर में, हमारे बॉडी में, हमारे पेट में बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रोमोट करता है, हमारे इंटेस्टाइन के बैरियर फंक्शन को, लीकी गट को रोकता है। साइटोकाइन एक्सप्रेशन जो होते हैं, सूजन से रिलेटेड केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं, कोविड में आपने बहुत सारा साइटोकाइन स्टॉर्म सुना होगा, उसको कम करता है। एनिमल स्टडीज में तो यहाँ तक देखा गया है कि वो BDNF प्रोडक्शन में मदद करता है। BDNF क्या है? मेरे जो रेगुलर श्रोता हैं उनको मालूम होगा, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स, जो कि नए न्यूरॉन्स की प्रोडक्शन में मदद करता है। साथ के साथ रिस्क ऑफ डिमेंशिया कम करता है। तो हल्दी का इस्तेमाल, करक्यूमिन का इस्तेमाल, गुड फॉर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। नंबर 3 पे क्वर्सेटिन, ये कंपाउंड है जो कि आपको मिलती है केपर से, पेपर्स, अनियन एंड एप्पल। आप बोलेंगे है क्या? तो अनियन तो प्याज समझ गए, सेव समझ गए, केपर्स हरी मिर्च, और जो तीखी वाली होती है हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, इन सब में वो क्वर्सेटिन नाम का कंपाउंड होता है, जो कि बैक्टीरियल ब्रेकडाउन के बाद, मेटाबोलाइज होने के बाद एक एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी वाला केमिकल रिलीज करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी ओबेसिटी होता है, मतलब मोटापा कम करता है, एंटी डायबिटिक होता है, एंटी एथेरोजेनिक इफेक्ट होते हैं, जो कि खून को मोटा नहीं होने देता, थक्के नहीं जमने देता, गट बैरियर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, बहुत सारे फायदे हैं, लिवर को प्रोटेक्ट करता है और फैट के ऑक्सीडेशन को कम करता है। तो क्वर्सेटिन मिलती कहाँ से है आपको? क्वर्सेटिन मिर्ची से, काली मिर्च से, प्याज से और एप्पल से। तो इन चीज़ों को अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए और इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ को देखिए। नंबर 4 पे आती है कैटेकाइंस। कैटेकाइंस सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है इसका, कैटेकाइंस का, ग्रीन टी। साथ में कोकाओ में मिलती है, जो कि चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल होती है। एप्पल्स में मिलती है, बेरीज में मिलती है, ग्रेप्स और बाकी हर्ब्स में भी मिलती है। तो EGCG सबसे ज़्यादा ग्रीन टी में पाई जाती। ग्रीन टी पिएँ आप, और इसके एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये क्या करती है? हमारे शरीर में जो गुड गट बैक्टीरिया है उसको फीड करती है, बैड गट बैक्टीरिया को रिमूव करने में मदद करती है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, विच इज़ गुड फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ, एंटी ओबेसिटी है, साथ में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी देखी गई है। तो ग्रीन टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोको एंड एप्पल इसमें आ जाते हैं। बेरीज, जो कि जामुन हो, ब्लूबेरी हो, क्रैनबेरी हो, ये सब भी काफ़ी कैटेकिन रिच कंपाउंड्स होते हैं इसमें। नंबर 5 फेवरेट, फास्टिंग। बिना पैसे का इलाज, जिसमें फास्टिंग एक तरह का हॉर्मेटिक स्ट्रेसर है। ये आपके बॉडी में
एमटॉर पाथवे को टर्न ऑफ करता है। एमटॉर की हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी आपके शरीर में बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल है तो एमटॉर एक्टिवेट हो जाती है। एमटॉर क्या करती है? ग्रोथ को बढ़ाती है, अच्छी बात है। लेकिन ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। तो एमटॉर एक्टिवेट होना मतलब हाई इंसुलिन लेवल्स बॉडी में रहना, चीनी का इस्तेमाल बढ़ जाना, प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ जाना, तो ये एमटॉर की वजह से होता है। हमेशा एमटॉर एक्टिवेट रहना अच्छी बात नहीं है। तो अगर हमेशा एमटॉर एक्टिवेट है तो आपके शरीर में सफाई ही नहीं होगी, हमेशा बॉडी ग्रोथ के रूप में चलती रहेगी। तो वहाँ पे फास्टिंग आकर के एमटॉर पाथवे को रोकती है, आपकी बॉडी में एनर्जी के लेवल्स डिप्लीट होते हैं और तब जाकर के ऑटोफेजी किक इन होती है। तो फास्टिंग की जो बेनिफिशियल प्रैक्टिस है, सैकड़ों हजारों सालों से लोग करते आ रहे हैं, ये एमटॉर पाथवे को टर्न ऑफ करती है और बॉडी में ऑटोफेजी किक इन करती है, जिससे आपकी बॉडी के जो कम काम करने वाले सेल हैं वो रिपेयर हो सके या फिर उनको पूरी तरह से हटाया जा सके, गेटिंग रेड ऑफ जॉम्बी सेल्स। सो फास्टिंग साथ के साथ आपके SIRT1 जीन एंड PGC1 अल्फा जीन को एक्टिवेट करती है। PGC1 अल्फा जीन एक्टिवेट होने का मतलब है ये हमारी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोडक्शन को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को हमें ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। फास्टिंग दूसरी तरफ से हमारी सर्काडियन रिदम को रीसेट करने में भी मदद करती है। तो आप फास्टिंग करेंगे तो आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अच्छी नींद, अच्छा स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशो के एक टॉक में सुना था, आज भी याद रहेगी मुझे बात के, तुम्हारे जीवन जब छीन होने लगेगा तो तुम्हारी निद्रा चली जाएगी। तो छोटे बच्चे बहुत सोते हैं, अब जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे आपकी नींद कम होती जाएगी। तो अगर कोई बूढ़ा आदमी है जो कि काफ़ी सोते हैं, अच्छी एजिंग के साइन है, वो और लंबा जीने वाले हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो सबसे पॉपुलर फास्टिंग का रूट है, जिसमें आप 16 से 18 घंटे की फास्टिंग करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ, मेरी वाइफ करती हैं। हम रात में डिनर करते हैं, उसके बाद हम लंच सीधा करते हैं। बीच में खाली ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पी जाती है, नींबू पानी पीते हैं बिना शक्कर के। उसमें खाली हम कभी कभी नहीं, रेगुलरली काला नमक और जिंजर पाउडर डाल करके उसको पीते हैं, बिकॉज वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी आपको देती है। इसको कुछ लोग 24 घंटे या 48 घंटे तक भी प्रोलॉन्ग करते हैं, ये अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग की 8 से 12 घंटे का खाने का विंडो रखना। तो अगर आप फास्टिंग से बिल्कुल अनजान है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बिगिनर्स के लिए ये सही होता है कि आप 8 घंटे से 10 घंटे का विंडो पीरियड रखें खाने का, कि मैं 8 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे तक ही खाऊंगा, उसके ज़्यादा नहीं खाऊंगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। बाकी फास्टिंग के दूसरे भी मैकेनिज्म है। वर्ल्ड ओवर इंटरमीडिएट फास्टिंग काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, और जिसमें आप 16 से 18 घंटे की फास्टिंग का विंडो क्रिएट करते हैं। तो क्या करेगा ये? ऑटोफेजी ट्रिगर करेगा और आपके शरीर के जो जॉम्बी सेल्स हैं उनको साफ करने में मदद करेगा। इसके बाद नंबर 6 पे आती है फिजिकल मूवमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनोलाइटिक है जो कि सेंसेंट सेल्स को मारता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करता है और सेलुलर एजिंग को स्लो डाउन करता है। दो तरह की फिजिकल मूवमेंट्स की हम बात करते हैं, एक है रेसिस्टेंट ट्रेनिंग, दूसरी है कार्डियो। रेसिस्टेंट ट्रेनिंग मतलब ये वेट ट्रेनिंग का ही वजन उठाने का दूसरा नाम है। कार्डियो में आप हार्ट और लंग के लिए काम करते हैं, तो जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग, जिसमें आपको चलना होता है, तो ये कार्डियो हो गई। अभी देखिए रेसिस्टेंट ट्रेनिंग में होता क्या है कि जब आप वजन उठाते हैं तो आपकी मसल्स में कुछ स्लाइट टियर होता है, थोड़ी सी नुकसान होती है, इसलिए आपको अगले दिन वो अगर बहुत वजन उठाया तो तकलीफ होती है। बट इसका फ़ायदा है कि आपके मसल में जब भी थोड़े टियर हुए, सूजन हुआ, तो उसको रिपेयर करने के लिए इम्यून सिस्टम ट्रिगर होती है, और इम्यून सिस्टम क्या करती है, फिर mTOR को टर्न ऑन करती है और मसल्स ग्रो करते हैं। मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप हमारे पिछले 2 एपिसोड में अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो आपकी बॉडी की मसल मास जितनी होगी आपका एनर्जी कंजम्पशन उतना होगा, कि मसल्स जो होते हैं एनर्जी सम्प होते हैं, उनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो ग्लूकोज का सही इस्तेमाल करने के लिए आपके शरीर में मसल्स बढ़ाइए, फैट सेल्स को कम कीजिए। तो फास्टिंग क्या करती है, वो mTOR पाथवे को बंद करती है, तो रिपेयर अच्छे से चल पाती है। एक्सरसाइज क्या करती है, mTOR को टर्न ऑन करती है, तो एक तरह से वो फिर मसल्स ग्रोथ देती है। तो दोनों जो ऑन ऑफ की साइकिल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। तो खाली फास्टिंग करना आप करें और चाहें कि आपकी स्वास्थ्य अच्छी हो जाए, नहीं, आपको फास्टिंग के साथ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी ज़रूर करना होगा। आप खाली एक्सरसाइज करें और सोचिए कि आपको बेनिफिट हमेशा मिलते हैं, नहीं, आपको फास्टिंग भी करनी होगी। तो ये दोनों का बैलेंस लेके चलना है, क्योंकि आपको जॉम्बी सेल्स को क्लियर करना है। आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना समझना चाहें तो डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन की किताबें पढ़ें या उनके पॉडकास्ट को सुनें, तो आपको और ज़्यादा इसकी जानकारी मिलेगी। कितनी ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करनी है, 20 से 30 मिनट 2 से 3 बार सप्ताह में कर लिया तो काफ़ी अच्छी बात है।
बाकी वेट ट्रेनिंग से आपको बेनिफिट क्या होते हैं, आपको लीन वेट बॉडी मसल्स मास मिलती है, आपकी बोन्स स्ट्रांग होते हैं, सार्कोपीनिया जो मसल लॉस होता है वो कम होता है, ऑस्टियोपीनिया हड्डी का नुकसान होना कम होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी कमजोर होना वो कम होती है वेट ट्रेनिंग से। वहीं एरोबिक एक्सरसाइज करने से, जो कि जॉगिंग रनिंग ट्रैकिंग है, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है बॉडी की, आप एक हेल्दी वेट मेंटेन कर पाते हैं, आपकी शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, शरीर का सूजन कम होता है और आपके लंग और हार्ट हेल्दी होते हैं। तो दोनों का इंपॉर्टेंस है, खाली वेट करना तो नहीं और खाली कार्डियो नहीं, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। एक नई कॉन्सेप्ट आ रही है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। ये आप कम से कम आपकी हार्ट रेट बीट्स पर मिनट कितनी होती है और ज़्यादा कितनी होती है, तो उसके बीच में जो वेरिएशन है ना, जितना ज़्यादा हो, ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल मार्कर है हेल्दी एजिंग का। तो क्या आपकी हार्ट रेट रेस्टिंग में 50-60 आती है और एक्सरसाइज के दौरान क्या वो 140-50-60 तक जाती है? अगर ये होता है तो ये अच्छी बात है। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है फिजिकल एक्टिविटी में? तो एक तो है ट्राई मूविंग थ्रू आउट द डे। कुछ ना कुछ करते रहना है। जैसे स्मोकिंग एक डेंजरस है, वैसे ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल को भी नई स्मोकिंग बोला जाता है। अब मैं भी ये सोचता हूँ कि आप ये सोच कर देखें कि भगवान ने 50% ऑफ हमारी बॉडी को पैर क्यों बनाया? क्योंकि उसको 50% ऑफ द टाइम्स इस्तेमाल करना है वेकिंग आवर्स में। तो अगर आप 12 घंटे का दिन है, उसमें 6 घंटे तो कम से कम खड़े होना है आपको, चलना, दौड़ना, घूमना। तो चाहे 10 मिनट की एक वॉक हो जाए, चाहे थोड़ा स्ट्रेच करना है, थोड़ा स्क्वाट करना है, हर 90 मिनट में 5 मिनट की मूवमेंट होनी चाहिए। तो कभी मैं उठ के स्क्वाट कर लेता हूँ, थोड़ा पुशअप कर लेता हूँ, वॉक कर लिया एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में, कुछ ऐसा करते रहना है आपको। दूसरा है, व्हाट शुड बी योर टारगेटेड हार्ट रेट? तो डॉक्टर मार्क हाइमन बताते हैं कि अगर 180 माइनस योर एज शुड बी योर टारगेटेड हार्ट रेट फॉर एक्सरसाइज। तो अगर मान लीजिए आप 40 के हैं तो 180 माइनस 40, दैट इज आपकी जो हार्ट रेट है 140 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो उसमें 5 और कम कर दिए तो 135 हो गई। अगर आप इसको 20-25 मिनट तक मेंटेन करते हैं एरोबिक एक्सरसाइज से, तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत पावरफुल इम्पैक्ट लेके आता है। कभी कभी वीक में आप अपना 140 के रेंज को क्रॉस करते हैं, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, आपके एज से उसको माइनस कीजिएगा, 180 माइनस योर एज शुड बी योर टारगेटेड हार्ट रेट। तो अगर आप 1-2 बार क्रॉस करते हैं तो आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के फेज में जाते हैं। 1-2 बार सप्ताह में ठीक है। रेगुलर आप करने लगेंगे तो आप अपने शरीर में सूजन को बढ़ा रहे हैं और आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अक्सर आप सुनते होंगे कि ट्रेडमिल के बाद उनकी हार्ट अटैक होगी, बहुत एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे फिर भी। तो एक याद रखिएगा, ओवरऑल फिटनेस और एजिंग दोनों में बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज करके भी शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अपना फाइन ट्यून बैलेंस खोजना है, कहाँ पे आपका शरीर कितना तक स्ट्रेच ले सकता है, उसके हिसाब से। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ाना भी ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी ज़रूरी नहीं है। बैलेंस बिटवीन फास्टिंग, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए क्या उपयुक्त है, ये आप खुद से अपनी नॉलेज बढ़ा करके बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसी मूवमेंट चुने जिसमें आपको एक्चुअली मज़ा आता है। मुझे वॉकिंग में मज़ा आता है, आपको जॉगिंग में, ट्रैकिंग में, रनिंग में आ सकता है, नेचर में जाना आपको अच्छा लग सकता है। तो ऐसी चीज़, ऐसी एक्टिविटी जिसको करते हैं आपको खुशी महसूस हो, ना कि आप लथपथ हैं पसीने से और बहुत सारा स्ट्रेस ले रहे हैं। अगेन, स्ट्रेस प्लस अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज नॉट गुड। बहुत सारे कम उम्र में लोगों की मौतें देखी जा रही हैं उनके पास। एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक हाई टेम्परेचर से बॉडी को एक्सपोज करना। तो सोना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप 20 मिनट तक 79 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को विद स्टैंड कर पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में हीट शॉक प्रोटीन के जो जीन्स होते हैं वो अप रेगुलेट होते हैं, ट्रिगर होते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो इनएक्टिव प्रोटीन्स हैं उनको क्लियर करते हैं आपकी बॉडी से। तो इनएक्टिव प्रोटीन्स की क्लम्पिंग नहीं होती है, जो कि एक रिस्क फैक्टर होती है बाद में डिमेंशिया और न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, डिसीज़ के लिए। तो अगर आप सोना अवेल कर पाते हैं कीजिए सोना, नहीं तो आप हॉट बाथ भी, गर्म पानी का स्नान भी ले सकते हैं। वो भी आपकी बॉडी को हॉट हॉट बाथ टब के अंदर में प्लंज करना, वो भी नहीं है तो बाल्टी में गर्म पानी देके शरीर के ऊपर डालना है। गर्म पानी आपके शरीर से इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्वेलिंग को कम करती है। साथ के साथ ये जो एक्सपोजर टू ठंडा पानी और गर्म पानी का जो कॉन्सेप्ट है नहाने, जिसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, ये आपके शरीर में वाइट एडिपोज टिश्यूज से ब्राउन एडिपोज टिश्यूज बनाने में मदद करता है। याद कीजिएगा, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज 20% तक बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते हैं।
तो आप जब भी सोए हैं तो भी आपकी बॉडी एनर्जी इस्तेमाल कर सके अगर वो ब्राउन एडिपोज टिश्यू हो। इंसिडेंटली इंडियंस एशियंस में ब्राउन एडिपोज टिश्यूज कम होते हैं क्योंकि हम एक इक्वेटर वाली जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमारे शरीर में हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन एडिपोज टिश्यू नहीं जेनेटिकली होते हैं। ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या करता है, PGC1 अल्फा जीन को टर्न ऑन करता है। PGC1 अल्फा जीन हमारे शरीर में बाकी और क्या क्या काम करती है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, आपको वापस एक बार फिर बताता हूँ। स्टिमुलेट करता है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोडक्शन को और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। कोल्ड शावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठंडे पानी में नहाना। तो ठंडे पानी और गर्म पानी का जो कॉम्बिनेशन हॉट एंड कोल्ड शावर का 10-10 सेकंड का अगर इंटरवल करते रहें, बॉडी को एक हॉर्मेसिस वाली स्ट्रेस वाली सिचुएशन लगती है और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाती है। तो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो विम हॉफ मेथड को भी चेक कीजिएगा। कुछ लोग हैं जो कि एजिंग रिलेटेड फ्रीक्स हैं तो उनको बहुत सारी नई नई चीज़ ट्राई करने में तो रेसवेट्रॉल ट्राई करते हैं, क्वर्सेटिन, निकोटिनामाइड। मैं आपको ये सब सलाह नहीं दूंगा। एक चीज़ की सलाह दूंगा, आप ऐसे कुछ ट्रैकर्स का इस्तेमाल चालू करें जो कि ना केवल आपको घड़ी की तरह समय दिखाते हैं बल्कि आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें बताएंगे, जैसे आपकी शरीर का एनर्जी लेवल कितना है, आप कितना सो पा रहे हैं, आपकी हार्ट रेट कैसी रह रही है 24 घंटे के पीरियड में, बॉडी का स्ट्रेस कितना रिस्पॉन्स है, SpO2 कितना है, VO2 मैक्स कितना है। तो ये मैं MI की रिवॉल्व घड़ी यूज़ करता हूँ जो मुझे ये सब चीज़ें बताती हैं। और रिंग हैं, एप्पल के वॉचेज़ हैं, सैमसंग के वॉचेज़ हैं, जो भी आपको इन चीज़ों को की जानकारी देते हैं। तो वापस हम रिपीट करना चाहेंगे, आज की टॉपिक थोड़ी लंबी हो गई। हमने बात की जॉम्बी सेल्स की, ऑटोफेजी की, पॉलीफिनॉल्स की जो प्लांट से हमें मिलते हैं, फास्टिंग की और साथ में एक्सरसाइज की। तो पॉलीफिनॉल, फास्टिंग और एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। तो आपकी और आपके परिवार के लोगों के लिए बहुत बहुत लंबी हेल्थ स्पैन की कामना के साथ आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। कल मिलेंगे फिर एक नई टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए और कल मिलते हैं आप सबको। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, अमित शेखर, इंडी मसाला। बाय बाय।